नमस्ते। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का इस बार का जो इंटरव्यू हो रहा है कुछ नया काफ़ी बदलाव के साथ हो रहा है। अगर आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या क्या प्रक्रिया है, कैसे आपको प्रवेश करना है, आपके डॉक्यूमेंट कैसे वेरीफाई होंगे, कैसे आपको टोकन मिलेगा, अर्दली आपको कब अंदर लेके जाएगा, इन सभी बातों पर हम क्रमवार चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इस बार के इंटरव्यू में, इस बार के साक्षात्कार में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, जिनके उत्तर आपको पता होने चाहिए। अगर उत्तर नहीं भी पता है तो प्रश्न को कैसे उत्तर देना है, कैसे किस लहजे में आपको जवाब देना है, यह सारी बातें आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि यह इंटरव्यू आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। खासकर इस बार लोक सेवा आयोग जब कोविड-19 में हम और आप जूझ रहे होते हैं और इंटरव्यू चल रहा होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी इंटरव्यू जिस दिन आपका है एक दिन पहले पूरी नींद लीजिएगा। अपने सारे डॉक्यूमेंट, अटेस्टेड फ़ोटो डॉक्यूमेंट, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। साथ ही साथ एक्स्ट्रा फ़ोटो और डॉक्यूमेंट की जो प्रतिलिपि है, जो उसकी फ़ोटोस्टेट कॉपी है, वो अतिरिक्त अपने पास रखिएगा और सब अपने फाइल में बना लीजिएगा। और एक से अधिक फाइल अगर अपने पास सुरक्षित रखेंगे आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। इस बार जब लोक सेवा आयोग में आप इंटरव्यू देने के लिए तड़के सुबह प्रवेश करेंगे, वैसे इंटरव्यू लगभग 3 बजे से शुरू होना है, तो अगर आप सुबह 10 बजे तक पहुंच रहे हैं तो आपको गेट नंबर 3 से प्रवेश जैसे आप करते हैं, गेट नंबर 3 से जब आप अंदर घुसेंगे, इस बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अपने माँ बाप, अपने अभिभावक, अपने भाई माने अपने परिवार के सदस्य को भी इस बार का इंटरव्यू में प्रवेश के समय उन्हें ले जा सकते हैं। माने इस बार का इंटरव्यू आपके लिए और ख़ास है, केवल आपके लिए नहीं बल्कि आपके परिवार के लिए भी खास होगा, क्योंकि इस बार के इंटरव्यू आपका परिवार भी आपके साथ होगा। कहाँ तक ये भी देखते हैं, कहाँ तक साथ होगा। जब आप गेट नंबर 3 से प्रवेश करेंगे आपको एक गार्ड मिलेगा। वह गार्ड हाथ में थर्मल स्कैनर लिए होगा, जहाँ पे आप सभी का थर्मल स्कैनर होगा। स्कैनिंग करेंगे कहीं आपको बुखार तो नहीं है, आपका टेम्परेचर सामान्य से अधिक तो नहीं है, आपके परिवार का। थर्मल स्कैनिंग होने के बाद आपके हाथ में सैनिटाइजर दी जाएगी, आपके हाथ को सैनिटाइज कराया जाएगा और आप मास्क लगाने के बाद आप अंदर लेकर जाएंगे। माने आप अपने शुभचिंतकों के साथ, अपने परिवार के मेंबर के साथ आप इंटरव्यू हॉल में प्रवेश करेंगे। जब आप इंटरव्यू हॉल में प्रवेश करेंगे तो एक बड़ा सा हॉल होगा जिसे हम सरस्वती हॉल के नाम से जानते हैं। अगर कोई लोक सेवा आयोग का इंटरव्यू दिया होगा तो ये बात जानता होगा, एक बड़ा सा हॉल है आयोग के अंदर जिसे हम सरस्वती हॉल के नाम से जानते हैं। उस हॉल में आपको बैठा दिया जाएगा, उसमें कुर्सियाँ लगी होंगी और टेबल होगा, टेबल के चारों तरफ कुर्सी लगी रहती है। और इस बार जो वहाँ पे कुर्सियाँ लगी होंगी वहाँ पे फिजिकल जो डिस्टेंस है वो काफ़ी बना रहेगा। माने 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का पूरा ख्याल इस बार के लोक सेवा आयोग के जो सरस्वती हॉल है वहाँ पूरा देखने को आपको मिलेगा। और वहाँ पे आप बैठेंगे, वहाँ पे आपके सामने 10 टेबल लगे होंगे, जहाँ पे 10 आरओ अपने टेबल कुर्सी लगाकर आपके सामने बैठे होंगे आरओ, और आपको बारी बारी से बुलाएंगे, जैसे दुर्गेश जायसवाल, सौरभ अग्रहरी, विपिन गुप्ता, इस तरह से अब्दुल कलाम आज़ाद, मतलब ऐसे करके लोगों को नाम लेकर बुलाया जाएगा। सभी अपने डॉक्यूमेंट लेकर उन आरओ के पास क्रम से पहुँचेंगे। उनके डॉक्यूमेंट को ध्यान से देखा जाएगा, उनके डॉक्यूमेंट को ध्यान से चेक किया जाएगा, कहीं कोई गलती तो नहीं है, कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है। उसके बाद उनको देखने के बाद, सारा मिला लेने के बाद फिर उन्हें वापस उनकी कुर्सी पर भेज दिया जाएगा। एक सेक्शन ऑफिसर होगा जो घूम घूम कर ये बताता रहेगा आपको क्या करना है। फिर एक चपरासी आपके पास आएगा, प्रायः टेबल पे जाएगा, हो सकता है आपके पास ही पहुँचे। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इस बार साक्षात्कार में आप सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो बोलेगा कि अधिमान्यता पत्र और साक्षात्कार का ज्ञापन अलग अलग कर ले। ठीक है, दोनों चीज़ें अलग कर ले। जो अधिमान्यता जो पत्र रहा है आपका, साक्षात्कार का जो ज्ञापन रहा है, उसे अलग कर ले। बाकी जो अटेस्टेड फ़ोटो आवेदन पत्र, क्योंकि आपको तो पता ही होगा अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो अटेस्टेड फ़ोटो आवेदन पत्र होना चाहिए, पंजीकृत पत्र होना चाहिए, देशना पत्रक होना चाहिए, और जो भी आपकी मार्कशीट होती है उनकी भी फ़ोटो कॉपी जो अलग अलग नत्थी करना होगा, नत्थी कर लें आप लोग। अब आरओ क्या करेगा, नत्थी करने के बाद वो चला जाएगा,
फिर आरो क्या करेगा, आपको नाम लेकर बुलाएगा। दुर्गेश जायसवाल, सौरभ अग्रहरी, विपिन गुप्ता, अब्दुल कलाम, जो भी आपके नाम होंगे आपको नाम लेकर बुलाया जाएगा। कहेगा आइए आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। बड़े खुशी मन के साथ जाइएगा और आपसे पहला प्रश्न, कॉमन प्रश्न पूछेगा, सभी से पूछेगा। ऐसा नहीं है कि व्यक्तिगत आपसे ही पूछा जाएगा, सबसे पूछा जाएगा कि जिसे दुर्गेश जी, सौरभ जी, विपिन जी, कलाम जी, जो भी हो, सीता, गीता, जो भी आपका नाम हो, वो आपसे पूछेगा कि क्या इसके पहले कहीं आप नौकरी करते थे? अगर हाँ तो उसकी एनओसी देखने के लिए पूछेगा कि आपके पास इसकी एनओसी है। अगर नहीं करते हैं तो मुस्कुराएगा, कोई बात नहीं। फिर दूसरा प्रश्न आपसे पूछेगा, क्या कहीं मार्कशीट में आपके नाम में कोई त्रुटि या कोई गड़बड़ी नहीं है? प्राय जैसे नाम में दुर्गेश जायसवाल, सौरभ, विपिन, कलाम, सीता, गीता, प्राय इन नामों में कभी कोई त्रुटियां होती हैं। अगर कोई त्रुटि है तो उसका अंडरटेकिंग भरवा लेता है या प्राय एफिडेविट का प्रयोग होता है। तो एफिडेविट का प्रयोग है कि मैं फला फला डेट के बाद मैं इसे संशोधित करा लूँगा, वो आपके पास होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको जैसे अगर भीड़ भाड़ ज़्यादा हो रही है तो फिर हाल में आपको बैठा दिया जाएगा। बैठाने के बाद कुछ देर के बाद उससे जो बगल वाली बिल्डिंग है उस बिल्डिंग में आपको भेजा जाएगा। बिल्डिंग में क्यों भेजा जाएगा? आप जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है उसके पास इतना काम होने के बाद आपको बगल वाले हाल में भेज दिया जाएगा जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा होगा। दिल की धड़कनें बढ़ने लगेंगी। धैर्य रखिएगा, डरिएगा नहीं, एकदम धैर्य रखिएगा। हाँ, डरना नहीं आपको, ज़रा सा भी डरिएगा नहीं। फिर वहाँ पे 3 सेक्शन अफसर बैठे होंगे। उस इंटरव्यू हॉल के पास 3 सेक्शन अफसर बैठे होंगे, ऑफिसर बैठे होंगे जो साइन करवाएंगे। 2 सादी फ़ोटो मांगेंगे, साइन की जाएगी। मैंने बताया था ना, 2 सादी फ़ोटो होंगे, एक फॉर्म देंगे, उस पर चिपका देना है। और यही फॉर्म लेकर कुछ लोग रूम में बैठ जाएंगे, कुछ लोग पास की गैलरी में चले जाएंगे जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है उसकी बगल वाली गैलरी में जाएंगे, थोड़ा सा आराम करें। और कुछ लोग को क्या किया जाएगा, वहीं रूम में बैठा दिया जाएगा। फिर वहीं से नाम लेकर बुलाया जाएगा। दुर्गेश जायसवाल, सौरभ अग्रहरी, अब्दुल कलाम, विपिन, सोहन सिंह, मतलब जो भी आपका नाम होगा, गीता, सीता, जो भी आपका नाम होगा, आपको नाम लेकर बुलाया जाएगा। जब आप वहाँ पे जाएंगे काउंटर पे तो आपको टोकन दिया जाएगा। टोकन पे नंबर लिखा होगा, नंबर कुछ भी हो सकता है। उस टोकन नंबर लेने के बाद आपको अर्दली बुलाने जाएगा। फिर उस टोकन के हिसाब से जो क्रम होगा 103, 104, 105, 7, 100, 200 जो क्रम होगा उस टोकन का, उस टोकन के क्रम के अनुसार अर्दली। जानते हैं आप लोग अर्दली किसे कहते हैं? अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं और उन्हें पता नहीं था अर्दली कौन होता है? तो ज़रा हमें कमेंट करके बताइएगा कि अर्दली कौन होता है। वैसे मैं आपको भी बता दूंगा अर्दली कौन होता है। तो अर्दली टोकन के हिसाब से आपको बुलाने के लिए आएगा। सपोज दैट आपका नंबर आता है, तो जब आपका नंबर आएगा, जैसे बुलाया आपको, जो आपका नाम है, और बड़े प्रेम भाव से उठेगा, डरिएगा मत। अर्दली के आगे आगे हमारा पीछे पीछे होंगे, टोपी लगाया होगा, उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा सा बिल्ला लगा होगा। सोचिए कितना प्राउड महसूस होगा आपको, क्योंकि आप अब अधिकारी बनने के एक ऐसे चरण पर, एक ऐसे दरवाजे पे हैं जिसके बाद बस ये सोचना है कि आप अधिकारी हैं। डरना नहीं है क्योंकि ये सीट आपकी है, ये दावेदारी आपकी है। अब अर्दली ले जाएगा जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है, गैलरी तक ले जाएगा, और जिस बोर्ड में आपका इंटरव्यू होना है उस बोर्ड के बाहर एक चेयर लगी होगी। उस चेयर में, वहाँ पे एक चेयर लगी होगी, उस चेयर पर आपको बैठा दिया जाएगा और आप बैठ जाएंगे। और उसके बाद अर्दली जो है वो आपको खड़ा रहेगा। वहाँ पे आप बैठे रहेंगे, अर्दली खड़ा रहेगा, टोकन नंबर आपके हाथ में रहेगा, आपकी फाइल बाहर रहेगी। ध्यान रखने से पिछली बार हुआ था, इस बार आपको फाइल का गट्ठर लेके नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि आपकी जो फाइल है वो बाहर रहेगी। आपको एक टोकन ले जाएगा, हो सकता है फाइल भी अंदर जाए, लेकिन अभी तक मुझे जो लग रहा है, जहाँ तक मैंने बात किया है, जो जानकारी आ रही है, इस बार आप फाइल अंदर नहीं ले जाएंगे। ऑलरेडी जो इंटरव्यू पैनल आपका होगा, इंटरव्यू जो बोर्ड होगा, वहाँ पर आपकी फाइल पहले से पहुँची रहेगी। बस आपको टोकन नंबर लेकर वहाँ बैठा रहना है। आपका नंबर आएगा, अंदर से आवाज़ आएगी, तो अर्दली आपका गेट खोलेगा। आपकी गेट खुलेगी बिना आवाज़ के। अर्दली गेट खोलेगा और आप एंट्री करेंगे। कल्पना करिए कैसा लगेगा। जैसे ही आप एंट्री करेंगे, आप सभी को प्रेम से बोलना है, मैं कम इन सर। सर झुका हुआ, मैं कम इन। अंदर से आवाज़ आएगी,
एज कम इन। तो आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। साथ ही साथ गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी होगा अभिवादन, आपका अभिवादन जरूर करेंगे। प्राय कभी कभी होता है कि जैसे आप प्रवेश करते हैं, आप मे कम इन कहते हैं, अंदर से आवाज़ आती है यस कम इन या प्लीज कम इन। तो जैसे ही अंदर से आवाज़ है कि आप प्रवेश करते हैं, आप अभिवादन करते हैं, प्राय होता है वो व्यस्त हो जाते हैं फाइल में और आपकी आवाज़ सुन नहीं पाते आपका अभिवादन। तो इस दशा में ये नहीं है कि अभिवादन करना भूल जाए या जैसे वो कोई कह के वो नीचे देख रहे हैं अभिवादन है। आप अपना काम करते रहें, आप अभिवादन करें और अंदर प्रवेश करें। जब आप अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको चेयर मिलेगी। पर इस बार जो चेयर मिलेगी इंटरव्यू पैनल से लगभग 2 गज की दूरी पर होगी। मास्क लगा होना चाहिए। एक प्रश्न आपसे पहला ही पूछा जा सकता है कि आप 2 गज की दूरी पर हैं और आपका थर्मल स्कैनिंग भी हो चुका है, तो क्या आपके अंदर कोई लक्षण तो नहीं है ना कोरोना के? आप कहेंगे नहीं सर कोई लक्षण नहीं है, थोड़ा सा चेहरे की मुस्कान होनी चाहिए। ठीक है, आप वो मास्क निकाल भी सकते हैं, मास्क नीचे करके भी आप प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं जैसा आपको उचित लगे। तो प्राय आप मास्क को नीचे कर लीजिएगा। लेकिन एक कॉमन प्रश्न भी यहाँ पे बनेगा। अभी मैं आगे बात करूँगा कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो इस बार लोक सेवा आयोग के पैनलों में गूंजेंगे। लेकिन उससे पहले ये पूछा जाएगा कि आपने जो मास्क लगाया है क्या इससे कोरोना रुक सकता है? क्या इस मास्क के बाद हम कोरोना से बच पाएंगे? तो ऐसे सवाल का जवाब देने के लिए पहले से तैयार रहिएगा। इसलिए मास्क का विशेष ख्याल रखिएगा कि आपने कौन से मास्क यूज किया है। तो ये मुझसे बेहतर आप जानते होंगे, खासकर आप अगर अधिकारी बनने जा रहे हैं। बाकी कोई मदद के लिए आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। आपको अपना व्यक्तिगत नंबर भी आप डिस्प्ले पे साझा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। चाहे फेसबुक पेज लेनी भी दुर्गेश, चाहे इंस्टाग्राम, वहाँ पे जुड़े रह सकते हैं। तो अब दिल की धड़कने रोक लीजिएगा और अंदर प्रवेश कर चुके हैं आप। माँ बाप का स्मरण करिएगा, चेयर पे अपने बैठिएगा और फिर बोर्ड का जो अध्यक्ष होगा या बोर्ड का कोई सदस्य जो होगा आपसे एक टोकन मांगेंगे। टोकन आप उन्हें वापस करेंगे। उनके पास ऑलरेडी फाइल होगी। तो फाइल लेने के बाद एक कॉमन सा प्रश्न होगा आपका परिचय। परिचय में ध्यान दीजिएगा, नाम, जात, धर्म, मजहब, ये चीज़ें स्वाफ न होने पाए, इस बात का विशेष ख्याल रखना है आपको। मैं उम्मीद करता हूँ इस बात का विशेष ख्याल रखेंगे। इंटरव्यू के दौरान आपसे प्राय चाय भी पूछी जा सकती है, 2 बार चाय, बिस्किट भी मिल सकता है। तो ध्यान रहे इंटरव्यू जितना लंबा चलेगा आप सिलेक्शन के उतने नज़दीक जा रहे हैं। प्राय ऐसा होता है कभी कभी किसी प्रश्न का जवाब हमें नहीं पता होता है। हो सकता है कोई प्रश्न पूछ लिया जाए, अगर आपको जवाब नहीं पता है तो डरिएगा मत, पूरे मनोभाव से कहिएगा सॉरी सर नहीं पता, नेक्स्ट प्रश्न पूछें। ये बात का विशेष ख्याल रखिएगा, नर्वस मत होइएगा एकदम। दूसरी बात, एक और बात ख्याल रखिएगा जो शायद आपको पता होना चाहिए कि आपको जो करंट है, लोग प्राय परेशान रहते हैं, तो उस दिन की सुबह की अखबार जरूर पढ़िएगा। अखबार में द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये 2 अखबार कॉमन, अगर हो सके तो दैनिक देख लीजिएगा, ये जरूर काम करिएगा। अगर ऐसा नहीं है तो जो गैलरी में, आयोग की जो गैलरी में जो अखबार थे उन अखबारों पर एक सरसरी निगाह देख लीजिएगा। उससे 2 महीने पहले तक के करंट से थोड़ा अपडेट रहिएगा। और समय बहुत कम है, मैं अपनी बातें आप तक पहुँचा पाऊँ, मैं पहुँचाने का भी पूरा प्रयास कर रहा हूँ। किसी भी जो आजकल इंटरव्यू होते हैं यूट्यूब चैनलों पर, इतने कड़े प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए डरिएगा मत। तो बहुत सारे लोग होंगे कि सर अगर ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो मेरा क्या होगा या हम कैसे कर पाएंगे, तो ऐसे प्रश्नों से बचिएगा। ऐसा नहीं है कि ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। कुछ कॉमन प्रश्न हैं जिन्हें आपको याद करना होगा, जिन्हें आपको जानना होगा कि इस बार कि आयोग जो प्रश्न पूछेगा कौन कौन से ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है इस बार आपने देखा जो पूरे प्रदेश को पूरी झकझोर के रखा था, वो था कृषि बिल 2020। जी हाँ, ये ऐसे कुछ प्रमुख प्रश्न हैं। अगर कॉपी कलम लेकर बैठे हों तो लिख लीजिएगा। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अगर नहीं भी देने जा रहे हैं, तो आपको ये जानना चाहिए कि क्या इन प्रश्नों के जवाब आपको पता थे। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, चाहे इसे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पे कहीं भी देख रहे हैं। और हो सके तो अपनी वीडियो को शेयर करिएगा ताकि हर उस भावी अधिकारी तक पहुँच सके वीडियो जो इस बार इंटरव्यू में सम्मिलित होने जा रहे हैं। कृषि बिल 2020, पहला, हाल ही में क्यों चर्चा में रहा कृषि बिल 2020? हाल ही में कृषि एवं किसानों को सशक्त बनाने के लिए, किसानों और व्यापारियों के लिए एक समान या मुक्त पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए कृषि हेतु 3 बिल संसद में पेश किए गए। वो बिल क्या वर्तमान भारत में जरूरी थे
अगर थे तो क्यों और नहीं थे तो क्यों? इसका जवाब हमेशा आपको सकारात्मक होकर देना है। कृषि बिल 2020 के उसके प्रावधान में क्या है जो पूछा सकता है? कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य कानून 2020 क्या है? इसमें भी इस कानून में इकोनॉमिस्ट बनाने का जो प्रावधान है वो कितना व्यापारियों के लिए है, कितना किसानों के लिए है। जो एमएनपी है उसमें क्या है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट जो कमेटी है वो क्या है? मीडिया को जो मंडी है उसे मीडिया को मंडी से कैसे जोड़ा जाए? क्या मंडियों को भी मीडिया से जोड़ा जाना इस बिल में प्रावधान होना चाहिए था कि नहीं? मंडियों के बाहर फसल बेचने की कितनी आज़ादी होगी? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिन्हें एक बार की हर तरफ से सकारात्मक नकारात्मक हर एंगल से आपको सोचकर रखना है। किसानों को फसल को एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना किसी रोक टोक को बेचने में कितना हद तक बढ़ावा दिया जाएगा? ये काफ़ी कॉमन और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। जो ये कृषि कानून बिल है ये मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च कम करने की बात कही गई है ताकि किसानों को अच्छा दाम मिल सके। ये कितना हद तक सही है? अगर ये सही है फिर किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? ये सारे जवाब, ये सारे सवाल आपके दिमाग में पहले से होने चाहिए। अगर आप एक अधिकारी बनने जा रहे हैं, अगर आप इस इंटरव्यू में सम्मिलित होने जा रहे हैं, इस बिल में इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के लिए एक सुविधाजनक ढांचा मुहैया कराने की बात कही गई है। वो कितना हद तक आपको सही लगता है? तो क्या ऐसे प्रश्नों के जवाब देने के लिए आप तैयार हैं? इसमें भी कृषक सशक्तिकरण पर आप कितना हद तक बोल पाएंगे? 5 हेक्टेयर से कम जमीन वाले छोटे किसान इस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे ले पाएंगे? ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और आपके लिए भी। क्या आपको इसका जवाब पता था? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो यह कानून है इसमें कृषि के जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसको उल्लेखित किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क बनाने का प्रावधान किया गया है। इसमें आपके क्या विचार है? बाजार की अनिश्चितता को, खतरे को किसान की जगह फार्मिंग करवाने वाले प्रोजेक्ट को डाला गया है। क्या इससे आप सहमत हैं? ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके तहत किसान मध्यस्थ को दरकिनार करने के पूरे देश के लिए सीधे बाजार बनाए जा सकते हैं। क्या ये सही है? किसी विवाद की स्थिति में इस तय समय में एक बेंच स्थापित करने की बात कही गई है, एक बेंच स्थापित करने की बात कही गई ताकि वो इसका निर्णय कर सके। ये था कृषि जो संशोधन बिल आपके लिए, कृषि बिल 2020 था। यहाँ से आपके लिए जो प्रश्न बन सकते थे। इसके अलावा आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020, इसमें अनाज, दलहन, तिलहन, जो खाद्य तेल हैं, प्याज, आलू, जो आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है। यह सिर्फ युद्ध जैसी असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर जितना चाहे उसका भंडारण किया जा सकता है। मतलब जो आवश्यक वस्तुएं हैं, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ेगा, कोल्ड स्टोरेज और फूड सप्लाई का आधुनिकीकरण होगा। किसी सामान के मूल्य की स्थिरता लाने के लिए किसानों और उपभोक्ताओं को दोनों को ये मदद कैसे करेगा? ये सारी बातें आप सबको थोड़ा सा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आपको पता होना चाहिए। किसान संगठन विपक्षी दलों द्वारा इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो बहुत सारे ऐसे हिस्से किसान हैं, इस कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं? वही इससे बहाने विपक्ष भी सरकार का निशाना साध रही है क्या? माने क्या इसी के सारे विपक्ष भी सरकार को निशाना साध रही है? विपक्ष का तर्क यह है कि कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य बिल के राज्यों के जो राजस्व का नुकसान होगा, क्योंकि अगर किसान एमपीएससी मंडियों से बाहर फसल बेचेंगे तो मंडी फीस नहीं वसूले जाएंगे, तो सरकार नुकसान हुआ ना। इस पर आपका तर्क क्या है? प्रायः यहाँ पर
इंटरव्यूअर जो होते हैं साक्षात्कार लेने के लिए, जो पैनल होता है, जो बोर्ड होता है, वो आपके तर्क को जानना, आपके माइंड को पढ़ने का प्रयास करता है। इसलिए आप अपने तर्क को किस तरह से प्रस्तुत करते हैं, ये काफ़ी मायने रखता है। किसानों का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के दौरान जो कंपनी होगी वो खरीद फरोख्त पर चर्चा करने में हम उनके सामने कमज़ोर होंगे। विवाद की स्थिति में कंपनी किसान की तुलना में ज़्यादा मजबूत स्थिति में होगा, चाहे वो किसी भी बोर्ड में जाएं, चाहे किसी भी न्यायपालिका में जाएं, तो वहाँ पे उस दशा में आपके क्या जवाब होंगे। अगर आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन पर विपक्ष किसानों का कहना है कि असाधारण परिस्थितियों में वस्तुओं की कीमत में ज़बरदस्त इजाफा होगा और इसे नियंत्रित करने में दिक्कत होगी। बड़ी कीमतों एवं वस्तु जमा करने का लाभ किसानों को न, जबकि जो जमा करता है उन्हें मिलेगा। इस दशा में सरकारी क्या तैयारी है? जबकि कई राज्य कह रहे हैं कि किसी राज्य सूची का विषय है, इसे जो कानून बनाया गया है वो संघीय ढांचे का प्रभावित करेगा, मैंने जो एक कृषि बिल बनाया गया है। इस दशा में आपके क्या है? तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। केंद्र सरकार किसानों के विपक्षी दल के साथ बातचीत, सुधारों की सहमति बनाने की ज़रूरत है, नहीं है, सरकार को क्या करना चाहिए, किसानों को क्या करना चाहिए। ऐसे जो सवाल हैं इनके जवाब आपको पता होना चाहिए। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, देश में जो किसान हैं उनकी वर्तमान स्थिति क्या होगी, भविष्य की स्थिति क्या होगी। वर्तमान किसान आंदोलन 1917 के नील आंदोलन से कितना घनिष्ठ संबंध है। जी हाँ, जो चंपारण का आंदोलन महात्मा गांधी जी ने किया था, उसका संबंध किस प्रकार से इस बार किसान आंदोलन से। ऐसे बहुत सारे सवाल आपको जो इतिहास से वर्तमान को जोड़ने के लिए आपको मिल सकते हैं। जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं ये खासा आपके लिए जरूरी है। किसी क्षेत्र में कोविड-19 जो महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था के संभालने में सबसे प्रमुख भूमिका रही भारत में, सभी वस्तुओं पर विचार विमर्श करें, सभी के हित की बात हो, इस कानून को लागू करने की ज़रूरत है कि नहीं है। तो इसके बाद क्वाड समूह क्या है, क्वाड समूह के उद्देश्य क्या है, तो इस बारे में आप लोगों के क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखेंगे। अमेरिका रूस एक दूसरे से घोर विरोधी हैं। रूस का मानना है कि समूह का नियंत्रण अमेरिका के हाथों में होगा और इससे हिंद प्रशांत में भी रूसी फ्लीट है, इससे खतरा पैदा हो सकता है। तो जो क्वाड के दो सदस्य भारत और अमेरिका की बढ़ती नज़दीकियों में भी रूस चिंतित है। और हाल ही में आपने देखा भारत अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ जिसमें रूस परेशान है। तो समझौता कौन सा था? सैनिक संधि जैसे थे। तो इसको लेकर अभी आपने देखा होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने रूस के राष्ट्रपति पर टिप्पणी किया, उसमें भारत को क्या प्रतिक्रिया देना चाहिए। अगर आपको भारत का एम्बेसडर बना दिया जाए तो उस दशा में आप रूस से क्या कहना चाहेंगे। अगर आप अमेरिका के ब्रांड एम्बेसडर होते तो वहाँ से आप क्या कहते। ऐसे सवाल आपसे भी पूछा जा सकता है। भारत 95% विदेशी व्यापार हिंद महासागर से होता है, उसमें क्वाड का क्या हित होगा। ऐसे सवाल जो है आपको वो पूछे जा सकते हैं। क्वाड को लेकर भारत की चिंताएं क्या हैं, फिर उसमें क्या निष्कर्ष निकलता है कि भारत रूस जो मल्टीपल पार्टनरशिप की नीति पर चल रहा है, ऐसे में हिंद प्रशांत के क्षेत्र में शांति स्थिरता लाने में क्वाड की अहम भूमिका क्या होती है। कोविड-19 का क्वाड से क्या संबंध है, उस दौरान क्या क्या है। और भारत में आपने देखा होगा नागरिक संशोधन बिल को लेकर एक बड़ा हल्ला हुआ पूरे देश में। तो यहाँ पर भी इस बोर्ड में यह भी प्रश्न गूंजने को मिल सकता है, किस अनुच्छेद में है, कब कब कौन कौन संशोधन हुए हैं, हाल ही में कोई चर्चा में रहा, कैसे लोगों को इस बात को समझाया जाए। जम्मू कश्मीर नागरिक संशोधन अधिनियम का संबंध कैसे है, नए केंद्र शासित प्रदेश बने उन पे आपका क्या विचार है, किस आर्टिकल्स का प्रभाव रहा है। जम्मू कश्मीर के अगर आपको राज्यपाल बनाया जाए उस दशा में वहाँ के व्यवस्था को आप कैसे संभालेंगे। क्या इंटरनेट व्यवस्था बाधित करना मूल अधिकार का हनन कहलाता है। इस पर माननीय कोर्ट के निर्णय के आधार पर आप वहाँ पर क्या क्या चीज़ें कर सकते थे। ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। आरक्षण को लेकर
भारत में आरक्षण का मुद्दा क्या है, अनुच्छेद 15(4), 16(4) में क्या अंतर है, संविधान का अनुच्छेद 15(4) और 16(4) सरकार में सरकारी सेवाओं में जो सीटों को आरक्षित करने के समक्ष बनाता है, ये क्या क्या चीज़ें हैं, आरक्षण को किस प्रकार देना है। और एक नया मुद्दा ओवरलैपिंग चल रहा है, ओवरलैपिंग क्या है, तो इस पर भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। वर्तमान में जो आरक्षण की व्यवस्था क्या है, मंडला की सिफारिश जो 1990 में आई थी, उसमें लगभग 49% आरक्षण लागू हुआ था, जिसमें 15% SC/ST, 27% OBC, 7.5% ST शामिल थे। दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 में दिव्यांगजनों को सरकारी नौकरी में 4% का आरक्षण प्राप्त है। फिर आगे चलकर 103वां संविधान संशोधन किया गया, संशोधन अधिनियम 2018 में EWS 10% आरक्षण दिया गया इकोनॉमिकल वीक के आधार पर। फिर आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जो प्रमुख निर्णय रहे हैं, उन निर्णय को भी पूछा जा सकता है कि क्या क्या है, आरक्षण के पक्ष में आपके क्या तर्क है, उसके विरोध में क्या क्या तर्क है। जैसे ऐतिहासिक लापरवाही के कारण जाति आधारित जो आरक्षण भारत में की राजनीतिक आवश्यकता है, 1995 में अगर देखें तो अस्पृश्यता के जो विरोधी कानून को बनाने के बावजूद भारत में जातिगत भेदभाव व्याप्त हैं। जैसे ऑनर किलिंग घटना आपने देखा होगा, ये किस प्रकार से ये अनुच्छेद 17 से जुड़ा हुआ है। जातिगत आरक्षण की सकारात्मक कार्रवाई शिक्षा रोजगार प्राप्त करने में पिछड़े वर्गों की कितनी मदद हो रही है। मेरिटोक्रेसी महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन यह समानता का अर्थहीन है अथवा नहीं है। जातिगत आरक्षण में उच्च एवं निम्न जातियों के बीच क्या खाई कम हो रही है? क्या इनका आरक्षण का लाभ बार बार उन्हीं व्यक्तियों को मिल रहा है जो पहले से प्राप्त कर चुके हैं? क्या इस आरक्षण का लाभ सभी को मिल पा रहा है उचित मात्रा में? ये सवाल पूछे जा सकते हैं। उसके विरोध में भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है, लेकिन आरक्षण प्रदान करने के आधार पर गलत फायदा उठाकर संकीर्ण सोच वाले राजनीतिक दल इसे वोट बैंक की राजनीति का हथियार बना लेते हैं। प्राय क्षेत्रीय जो पार्टियां होती हैं, जनसंख्या के आधार पर बार बार आरक्षण की मांग की जाती है। इस पर कितना हद तक आप सही हैं? आपका क्या तर्क है? अगर आपको सचिव बना दिया जाए तो उस दशा में आप क्या करेंगे? किन जातियों को कहाँ रखेंगे? ऐसे सवाल बोर्ड में आपको थोड़ा सा उलझा सकता है, लेकिन आप उलझिएगा नहीं, सुलझे रहिएगा। जी हाँ, आप अधिकारी बनने जा रहे हैं, चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, नर्वस मत रहिएगा। जाति धर्म के आधार पर आरक्षण के जो प्रदान में राजनीतिक दल की जो ध्रुवीकरण करने का अवसर मिल जाता है, साम्प्रदायिकता बढ़ती है। जैसे मराठा आरक्षण, जाट आरक्षण, ये क्या है, इनके लिए कितना अहम योगदान है। वर्तमान आर्थिक रूप से आरक्षण में कितना हद तक नुकसान पहुंचा रही है देश की उन्नति में? ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना था भारत में सभी वर्ग को समान लाने के लिए, वो कितना हद तक पूरा हो पा रहा है? आगे की राह क्या होगी? एक देश में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, वर्तमान में आरक्षण में क्या क्या सुधार होने चाहिए। अगर आप मुख्यमंत्री होते तो अपने उत्तर प्रदेश राज्य के लिए क्या क्या नए आयाम आप लेकर आते हैं? स्कूल शिक्षा में जो परिणाम में सुधार लाने के लिए समानता पर कैसे आप बल देते हैं? निजी कंपनियों में नौकरी के सृजन को ध्यान में रखने के बाद आप वहाँ पे भी आरक्षणों किस प्रकार से लागू करते हैं? इससे बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो आपको यहाँ पे थोड़ा सा घुमा तो सकती है, लेकिन अगर आप इतने तैयार हैं, यकीनन आप कुछ बेहतर करेंगे। एक देश में एक चुनाव वर्तमान समय की आवश्यकता है, क्योंकि हम देखते हैं आए दिन चुनाव होते हैं। अभी हाल ही में चुनाव है, उसमें जनता का बहुत ज़्यादा पैसा नुकसान होता है, जैसा कि आप जानते हैं। जैसे इंटरव्यू के हॉल से थोड़ा सा बाहर मैं आपसे व्यक्तिगत सवाल कर पा रहा हूँ। बहुत बार चुनाव होते हैं, धन बहुत ज़्यादा जाता है, उसके बाद महंगाई तेज़ी से बढ़ती है। अब देखते हैं चुनाव जब नज़दीक होता है तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, उसके साथ साथ खाद्यान्न वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं। उस दशा में आपने क्या सोचा है कि एक देश में एक चुनाव वर्तमान प्रदेश में कितना सही है? क्या ये लोकतंत्र के हिसाब से सही है? क्या भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए? देश में नियमित चुनाव होने चाहिए? बीच में अगर उपचुनाव होता है, मध्यावधि चुनाव होता है, उसमें क्या करना चाहिए? ये जो दल बदल प्रक्रिया क्या है?
क्या बैलेट पेपर चुनाव कराना जरूरी है भारत में, इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में? ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि प्रायः ये देश में बने रहते हैं। एक देश में एक चुनाव का इतिहास क्या रहा है, आगे क्या हो सकता है, पंचायती राज व्यवस्था क्या है, पंचायती राज व्यवस्था चुनाव कौन कराता है, क्यों राज्य लोक सेवा आयोग अनुसूचित 11-12 से जुड़े हुए चुनाव कराता है, क्यों पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव बैलेट पेपर पे होता है, पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार से लोकतंत्र का प्रत्यक्ष दर्शन कराता है, पंचायती राज व्यवस्था में कुल कितने विषय दिए गए हैं। हाल ही में पंचायती राज व्यवस्था के मुद्दे को लेकर माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। किस आधार पे किया गया, ये परिसीमन क्या होता है, ये परिसीमन का आधार वर्ष क्या है, तो लोकसभा का जो आधार वर्ष क्या है, 17वीं लोकसभा का आधार वर्ष क्या था, ये आधार वर्ष बेस ईयर क्या है, क्या पंचायत राज व्यवस्था और लोकसभा और विधानसभा के क्या बेस ईयर या आधार वर्ष आपस में बराबर होते हैं, अगर हैं तो क्या है। वर्तमान में जो पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश में संपादित किए जा रहे हैं, यहाँ पर महिलाओं को कितने % आरक्षण देने की बात कही गई है, किस क्रम में परिसीमन का जो आरक्षण है किस प्रकार से काम करता है, किसी भी ग्राम सभा में एससी सीट होने के लिए क्या योग्यताएं या क्या परिसीमन होना चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है, इसके बाद एक अगला टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण रहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। स्कूली शिक्षा क्या है, प्री प्राइमरी क्या है, बुनियादी साक्षरता ज्ञान का क्या समन्वय है, पाठ्यक्रम कैसा है, क्यों बहुभाषिकता पर जोर दिया गया है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा कैसे प्रवेश किया, भारतीय विकास में अंग्रेजी किस प्रकार से योगदान दिया, क्या अंग्रेजों को भारत छोड़ना लॉर्ड मेघालय घोषणा पत्र का आधार था। ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में प्राय पूछ सकते हैं, आपके विषयवार पूछ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे सभी सवालों के लिए आप तैयार होंगे। इससे बहुत सारे सवाल ऐसे हैं, भारतीय भाषाओं क्या था, ब्रेन ड्रेन की समस्या क्या है, प्राथमिक शिक्षा की समस्या क्या है, प्रायः ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं, यूनिसेफ क्या है, किस प्रकार से काम कर रहा है। वर्तमान समय में हमने ये देखा और आपने ये महसूस किया कि कोविड-19 के मद्देनज़र स्कूलों को बंद किया जा रहा है, उस प्रकार बच्चों की शिक्षा किस प्रकार प्रभावित हो रही है। क्या जब बच्चे पुनः विद्यालय में प्रवेश करेंगे, विद्यालय में आएंगे, क्या उनकी स्कूली शिक्षा को सुधारा जा सकता है। ऐसे तमाम तरह के ऐसे प्रश्न हैं जो इंटरव्यू के पैनल में इस बार पूछे जा सकते हैं। माने अगर आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में इस बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। प्रयास करिएगा, आप उनसे जुड़े रहिएगा। जो 1 से 2-3 इंटरव्यू का अनुभव रहा हो उनको साझा कर लीजिएगा, उनसे बातें करिएगा। ऐसे फालतू सवालों मत जाइएगा जो प्रायः यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर देखने को मिलते हैं। ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं। आपके विषय से, आपके सब्जेक्ट से, आपके जो आपने फॉर्म फिलअप करके दिया था, जो फीड किया था, वहाँ से प्राय आपकी रुचि से सवाल पूछे जाते हैं। खेल परिदृश्य से IPL सर चढ़ने जा रहा है, IPL से भी सवाल हो सकते हैं। हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है, उससे हम कैसे ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। और आपका जो वैकल्पिक विषय रहा है उससे भी काफ़ी सवाल हो सकते हैं। तो आप कितना हद तक तैयार हैं, और आप अगर इंटरव्यू पैनल के बोर्ड अध्यक्ष होते तो आपके 5 प्रश्न ऐसे क्या होते हैं जो आप हमसे पूछते हैं। क्योंकि इंटरव्यू जो लेने जा रहे हैं वो परीक्षा जो आपने पढ़ी थी वो अपने आपके जो ज्ञान का परीक्षण हो गया, अब आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है, ये आपका साक्षात्कार है। जरूरी नहीं कि आपको सारे प्रश्नों का जवाब पता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आपका जवाब देने का तरीका क्या है, आप किस तरीके में जवाब देते हैं। जो इंटरव्यूअर आपसे सवाल पूछ रहा है, आपसे आई कांटेक्ट उसका होना चाहिए। बोर्ड में कई मेंबर होते हैं, तो सभी मेंबर जिससे आपका सवाल हो प्राय आपका आई कांटेक्ट उनके साथ होना चाहिए। बाकी चीज़ें तो आप चीज़ें जानते हैं, ड्रेस कोड क्या है, आपका ड्रेस कोड क्या है, क्योंकि गर्मी है तो क्या है, बरसात है, ठंडी है, महिलाओं को क्या है, पुरुषों को क्या है, ये सारी चीज़ें
मुझे उम्मीद है कि आपको पहले से पता होगा क्योंकि आप फाइनल में जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। और मैं दुर्गेश, ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर एज ए गेस्ट के रूप में मैंने जो आपको बताया, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके इंटरव्यू में काफ़ी मदद करेगा और आपको आपकी सफलता तक पहुँचने में काफ़ी मदद करेगा। मेरी शुभकामनाएं आप सभी को हैं। ईश्वर करे आप इस बार फतह हासिल करें, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप रेस के घोड़े हैं। इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक पहुँचाइए जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं या जो ये जानना चाहते हैं कि कैसा होगा इस बार का इंटरव्यू, क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सभी को शेयर करिएगा और आपके 5 प्रश्न ऐसे क्या होंगे जो आप हमसे पूछते हैं, उसका जवाब हम जरूर देने का प्रयास करेंगे। सवाल आप जरूर पूछेगा इस कमेंट सेक्शन में, चाहे से फेसबुक पे देख रहे हैं चाहे यूट्यूब पर। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना वो तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले आपकी सफलता माने रखती है। और आप जो सफल होइएगा, उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर हमारे साथ एक छोटा सा डेमो इंटरव्यू होगा और मॉक इंटरव्यू हम आपके साथ करेंगे और फिर देखेंगे ये वीडियो आपके लिए कितना मददगार होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार के साथ रिलैक्स रहिएगा, ज़्यादा परेशान मत होइएगा। और कुछ लोग तरह तरह की बातें करेंगे कि मैं 10 इंटरव्यू दिया हूँ, 8 इंटरव्यू दिया हूँ, मेरे साथ ये है, तो ऐसे लोगों से भी बचने का प्रयास करिएगा। पॉजिटिव सोचिएगा, हमेशा पॉजिटिव रहिएगा। नकारात्मक सोच, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रहिएगा। यकीनन आप सफलता के दहलीज तक जरूर पहुँचेंगे, सफल जरूर होंगे। और मिलाकर एक बात आती है कि आपको सफल होना है। तो इंटरव्यू देने के बाद अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाकी नंबर आपको मिल गया होगा, मेरा व्यक्तिगत नंबर है। मैं उम्मीद करता हूँ जुड़े रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। मेरी शुभकामना आपके साथ है, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं और आप रेस के घोड़े हैं। और आप इंटरव्यू देने के बाद जरूर बताइएगा कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए और आपने कैसा जवाब दिया। उस प्रश्न को हम टेलीग्राम पर शेयर करेंगे, जो ई-लर्निंग विद दुर्गेश के लोग शेयर कर देंगे। ई-लर्निंग विद दुर्गेश, दुर्गेश सर सर्च करके। बाय बाय।